लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? लाइट के ही जैसे साउंड रिफ्लेक्ट करता है सरफेस, किसी का भी हो, सॉलिड का हो, लिक्विड का हो, ठीक है, किसी भी मीडियम के सरफेस पर से क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है क्या चीज? साउंड। ओके, किस चीज को फॉलो करते हुए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दैट वी हैव स्टडीड इन क्लास 8 लाइट चैप्टर, वही लॉज होगा साउंड के लिए भी रिफ्लेक्शन का। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन and the incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence सभी के सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे। This we have discussed earlier। लाइट को पढ़ते वक्त ये चीज हम लोग देख चुके हैं। Now to understand this, let us do an activity. Let us perform an activity so that it becomes easier for us to understand the thing. Now take two pipes. First thing that we need to do is to एक और दो, एक पाइप और दूसरा पाइप, दो पाइप ले लिए। Okay. Now the both pipes should be of the same length, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए और अरेंज करेंगे उनको इस तरह से एक टेबल के नजदीक, ठीक है, इस तरह से अरेंज करेंगे एक टेबल के नजदीक या फिर वॉल या फिर कोई मेटल प्लेट हो। ये आपका एक टेबल भी होता है या फिर मेटेलिक प्लेट भी हो सकता है या फिर कोई वॉल भी हो सकता है, ठीक है। सो नाउ कीप अ क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ वन पाइप। जो ओपन एंड है एक पाइप का, खुला हुआ सिरा जो है उसके तरफ से एक घड़ी रख दी है। ओके, नाउ and try to hear the sound of the clock through the other pipe। अब दूसरा पाइप जो है उसके तरफ से, उसके सिरे के तरफ से जा करके हम लोग क्या करें? कान लगाएं और सुनने का कोशिश करें ये घड़ी का जो टिक टॉक आवाज है, क्या ये आ रहा है हम लोग के कान तक? ये हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नाउ बाय एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ द पाइप, कैसे? इन दोनों पाइप्स के पोजीशन को एडजस्ट करते हुए अगर हम लोग सुनने का कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा? देखो, अब ये सुनने की कोशिश करते हुए एंगल मेजर करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो लाइट, ये जो साउंड है, ये साउंड जो निकल रहा है घड़ी का, जो जा रहा है किधर से? इस पाइप से, ठीक है, होकर के और इस प्लेट से टकरा रहा है, मेटेलिक प्लेट से, वॉल से या फिर किसी टेबल से, ठीक है, किसी सॉलिड सरफेस से ये टकरा रहा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन का व्यवस्था करेंगे जो क्या होगा? नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा, किससे? परपेंडिकुलर होगा इस प्लेट के, ठीक है। अब ये नॉर्मल बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे नॉर्मल के साथ ये जो साउंड है ये कितना एंगल बना रहा है, मतलब जो इंसिडेंट साउंड है वो कितना एंगल बना रहा है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो कितना एंगल बना रहा है। जब हम लोग देखेंगे इस चीज को दोनों ही पाइप को मेजर करके, ठीक है, तो हम लोग को पता चलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले साउंड का यानी इंसिडेंट साउंड का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरे साउंड का यानी रिफ्लेक्टेड साउंड का, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। It will be seen that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Now the incident ray, the reflected ray and normal all lie in the same plane. जो incident ray है, reflected ray है और normal सभी क्या हो रहा है? एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, इसके अपोजिट साइड में नहीं बल्कि एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का दोनों लॉ जो है रिफ्लेक्शन का, ये इससे इस्टेब्लिश होता है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द एको। व्हाट इज एन एको? जब हम लोग शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, क्लैप करते हैं किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आसपास, ठीक है, कोई टॉल बिल्डिंग हो सकता है या फिर माउंटेन हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग को एक ही आवाज बार बार सुनाई देता है। लाइक यू हैव सीन इन सम मूवीज, व्हाट डू? दे गो टू द माउंटेन्स एंड देन शाउट द नेम एंड देन दैट एकोज, वो बार बार सुनाई देता है। या फिर जैसे एक खाली कमरे में अगर आप चले जाओ जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? आप हो और पूरा का पूरा कमरा खाली हो, उसमें बड़े से हॉल में जब आप क्या करोगे? बोलोगे कोई चीज तो क्या होगा? एको होगा, मतलब रिपीटेटिवली वो आवाज आपको सुनाई दे देगा, ठीक है। सो रिपीटेटिवली एक ही आवाज का किसी सरफेस से टकरा करके आना और फिर उसके बाद वो आपको सुनाई देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन एको। उसको हम लोग एको कहते हैं। द साउंड विच वी हियर इज कॉल्ड एको। कैसा साउंड? जब हम लोग क्या करते हैं? किसी ऐसे जगह पर आवाज करते हैं, क्लैप करते हैं जहां से टकरा करके साउंड जो हो वो वापस आ जाए, ठीक है। और इसी के कारण जो है, ये किस कारण से होता है? दरअसल एको जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ही कारण होता है। साउंड टकरा करके वापस आ रहा है मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी कारण एको होता है। यानी एको मतलब आवाज का रिपीट करना, ठीक है, दोहराना। सो टू हियर एन एको क्लियरली, एक आवाज, एक एको जो है वो आपको तभी क्लियरली सुनाई देगा, रिपीटेशन ऑफ साउंड तब आपको सुनाई देगा जब टाइम इंटरवल जो है ओरिजिनल साउंड और एको के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का हो। यानी जब आप बोले और वो आवाज सुनाई दे, उसके बीच का जो टाइम डिफरेंस है ना वो 0.1 सेकेंड का कम से कम हो। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप हो आपके बोलने और आवाज के रिफ्लेक्ट होकर के आने में, ठीक है, तभी आपको एको सुनाई देगा।
तो सिंपल सा बात है, स्पीड ऑफ द साउंड, एयर में जो स्पीड होता है साउंड का वो होता है 344 मीटर पर सेकेंड। इट इज अ मेजर्ड वैल्यू, ये क्या है, मेजर किया हुआ वैल्यू है। नॉर्मल टेम्परेचर पर जो एयर में स्पीड ऑफ साउंड होता है वो बच्चे कितना होता है, 344 मीटर पर सेकेंड। अब 0.1 सेकेंड में 344 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। हम लोग को पता है कि हम लोग को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड कितना है 344, और टाइम कितना लेता है एको वापस होने के लिए ताकि सुनाई दे सके 0.1, तो कितना हो जाएगा 34.4 मीटर। तो आपको एको को क्लियरली सुनने के लिए आपके और जिस सरफेस से एको होकर के आ रहा है उसके बीच में कम से कम 17.2 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए। 17.2 मीटर क्यों, क्योंकि ये आप हैं और ये सरफेस है जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपने बोला, कोई आवाज बोला, आपने कुछ बोला, वो रिफ्लेक्ट होकर के आप तक वापस आ रहा है। तो जब आप क्या कर रहे हो, जब आप उस आवाज को पहुंचने में आप तक टाइम लग रहा है, वो लग रहा है 0.1 सेकेंड का, ठीक है। 0.1 सेकेंड का कैसा टाइम, आपने बोला और रिफ्लेक्ट होकर के आया, इस पूरे के पूरे जर्नी को करने में 0.1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। यानी डिस्टेंस भी क्या आया है, ये 34.4, यहाँ से साउंड का जाना और फिर साउंड का आना, ये दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट करके कितना आया 34.4। तो केवल आपके और सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये और ये डिस्टेंस जितना होगा, जाने आने का दोनों डिस्टेंस जितना होगा उसका आधा होगा, ठीक है। दोनों डिस्टेंस जाने आने का जितना होगा उसका आधा होगा। आपका यहाँ से यहाँ तक केवल जाने का या फिर यहाँ से यहाँ तक केवल आने का साउंड का डिस्टेंस, यानी 34.4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हाफ ऑफ द 34.4, दैट इज 17.2। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब तक आपसे 17.2 मीटर के डिस्टेंस पर नहीं है तब तक आप जब आवाज करोगे तो फिर उससे एको आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो एको को क्लियरली सुनने के लिए कम से कम जिस ऑब्जेक्ट से आपको आवाज एको का सुनना है वो ऑब्जेक्ट कम से कम कितना दूरी पर होना चाहिए, 17.2 मीटर का एटलीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए आपके और उस सरफेस के बीच में। अब बच्चे अगला कॉन्सेप्ट है किस चीज का, रिवर्बरेशन का। रिवर्बरेशन क्या होता है, एकोज को एक से ज्यादा बार सुन लेना, ठीक है। जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है जिसको हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन एक बार नहीं बल्कि कई बार हो जाना साउंड का, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाए, अलग अलग रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आने वाले साउंड क्या हो जाते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं। इसके कारण परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता है, यानी एक ही चीज आपको बार बार अलग अलग डायरेक्शन से सुनाई देगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। जो बड़े बड़े हॉल होते हैं या फिर ऑडिटोरियम होते हैं, ठीक है, उसमें इसी रिवर्बरेशन को कम करने के लिए रूफ जो होता है या फिर वॉल जो होता है वो साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल का बना होता है, जिसको कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड से बनाया जाता है या रफ प्लास्टर या ड्रेपरीज वगैरह लगाया जाता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो सिंगर गाना गाते हैं ना, जो सिंगर्स गाना गाते हैं स्टूडियो में, तो उनके आगे आप देखिएगा कि उनका जो माइक होता है वो किस तरह का होता है, माइक के आसपास इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। वो क्या करता है, वो साउंड को अब्सॉर्ब कर लेता है, इधर उधर भागने नहीं देता है, जिससे क्या हो, रिवर्बरेशन ना हो। नहीं तो आवाज जो साउंड जो रिकॉर्ड होगा उनका, उसमें क्या होगा, गुंजन होगा, यानी वो रिवर्बरेट करेगा, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण वो बार बार सुनाई देगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्बरेट किया हुआ साउंड अच्छा सॉन्ग नहीं बना सकता है, ठीक है। या फिर जब आप देखते होइएगा कि जो नोट्स के साथ सिंगर सिंग करते हैं, जहां पर उनका नोट्स रखा रहता है, वो पैड जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है, माइक लगा हुआ रहता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये होता है किस चीज के लिए, साउंड को अब्सॉर्ब करने के लिए। इसी प्रकार से जो बड़े बड़े हॉल्स और ऑडिटोरियम्स होते हैं उसके रूफ देखिएगा आप क्या होंगे, नॉर्मली इस तरह से बने होंगे, स्फेरिकल डोम शेप बने होंगे, जिससे क्या हो जाए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ना हो और उसमें अब्सॉर्बर लगाए हुए रहते हैं जो साउंड को क्या कर ले, अब्सॉर्ब कर ले, ठीक है। इसी कारण जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते हैं, हॉल्स होते हैं, उनमें जो पर्दे होते हैं बहुत बड़े बड़े लगाए जाते हैं, कर्टेन्स, ताकि वो क्या हो, कपड़े फाइबर्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, साउंड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हो गए रिवर्बरेशन को रोकने के, ये सारे तरीके हो गए, नॉट रीजंस। नाउ अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूजेस। ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है यानी साउंड बार बार रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग सरफेस से टकरा करके, उसका यूज क्या है। जैसे मेगाफोन्स होता है, ठीक है, जो पुलिस यूज करता है कि पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अपने हाथ खड़े करके बाहर आ जाओ, तो वो बोलने के लिए जो पुलिस इस्तेमाल करता है इंस्ट्रूमेंट, उसको मेगाफोन बोलते हैं। या फिर जो हॉर्न्स होता है, ठीक है, तो सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब करता है, मंदिर वंदिर अगर आपके आसपास हो, ठीक है, या फिर मस्जिद वस्जिद आपके आसपास हो, तो सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब करने के लिए, नींद से जगाने के लिए जो अजान देता है या फिर जो मंत्र वंत्र चालू कर देता है फालतू का,
तो वो हॉर्न्स जो होते हैं वो भी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ही कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। जैसे ट्रम्पेट होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, ठीक है, वो भी क्या करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ही कॉन्सेप्ट पर करता है। सहनाई हो गया, ये सब क्या है, इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, इस तरह से डिजाइंड होते हैं, ठीक है, कि साउंड को मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में भेज देते हैं बिना उसको अगल बगल स्प्रेड किए हुए, जिससे क्या होता है, साउंड का इंटेंसिटी बढ़ जाता है और आपको जोर से सुनाई देता है, उसका आवाज ज्यादा जोर का आपको सुनने में लगता है। डॉक्टर जो आपका जो ह्यूमन बॉडी में आपका जो हार्ट का या फिर पल्स का या फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स का जो आवाज सुनता है वो स्टेथोस्कोप के सहायता से सुनता है। जो स्टेथोस्कोप होता है वो किस थ्योरी पर काम करता है, वो भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ही थ्योरी से काम करता है। जो आपका हार्ट बीट है वो डॉक्टर के कानों तक पहुंचता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ही द्वारा। जो स्टेथोस्कोप है उसका जो पाइप होता है वो इस तरह से बना होता है कि उसमें साउंड क्या हो जाए, आकर के टकराए बार बार, ठीक है, तो जब टकराता है तो वो जोर हो जाता है, इंटेंसिटी उसका बढ़ जाता है, जिससे कि आपके कानों तक वो आवाज, डॉक्टर के कानों तक वो आवाज पहुंच सके, ठीक है। नाउ जो सीलिंग्स होता है सिनेमा हॉल का, जिसमें आप मूवी देखते हो सिनेमा हॉल्स में, उसका जो सीलिंग होता है, छत होता है, और ऑडिटोरियम्स होता है कर्ड होते हैं, अभी बताए होते हैं डोम शेप होते हैं, कर्ड होते हैं, ताकि साउंड जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन करके इधर उधर ना भाग जाए, साउंड टकरा करके सीधा क्या जाए, एक डायरेक्शन में मुड़ जाए, ठीक है। जब एक डायरेक्शन में साउंड टकरा करके मुड़ जाएगा तो फिर वो ज्यादा जोर से सुनाई देगा, तो वो अच्छा रहेगा श्रोताओं के लिए सुनने के लिए, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन से अगर चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, साउंड आपको बड़ा ही अजीब सा सुनाई देगा अलग अलग रिपीटेशन टाइम इंटरवल के साथ, ठीक है। तो इसलिए डोम शेप का बनाया जाता है, कर्ड बनाया जाता है। कभी कभी कर्ड साउंड बोर्ड को प्लेस किया जाता है स्टेज के सामने, सो दैट मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है वो इवनली स्प्रेड हो जाए आसपास, ठीक है। इसलिए क्योंकि देख रहे हैं आप, कर्ड सरफेस जब आप प्लेस करोगे तो क्या करेगा, वो पाथ जो है वो क्या कर देता है, एक कर देता है, देख रहे हो, सारा का सारा जो साउंड है, ठीक है, साउंड जितना भी है वो सब रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पर जा रहा है, एक ही जगह पर जा रहा है, जब आप कर्व सरफेस प्लेस कर देते हो तो, ठीक है। जब आप कर्व प्लेस करते हो तो एक ही जगह पर जाता है, जिसका ज्यादा इंटेंसिटी के साथ साउंड अच्छा सुनाई देता है, ओके। नाउ अब बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग का ह्यूमंस का क्या है, ठीक है। देखो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, ठीक है, 2000 नहीं, इसको कर लोगे आप कितना, 20,000, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज को सुन सकते हैं, ओके। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकते हैं, ठीक है। 20 किलो हर्ट्ज बोलो या 20,000 हर्ट्ज बोलो, एक ही बात है, आप इसको एक और जीरो लगा लोगे, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज को जो ह्यूमन बींग्स का ईयर है, ठीक है, कान है, वो सुन सकता है, इस फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो नहीं सुन पाएगा, इससे कम होगा तो नहीं सुन पाएगा। जो साउंड क्या हो जाए, 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, उसको हम लोग बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड, और जो साउंड जो है 20 हर्ट्ज से नीचे हो उसको बोलेंगे हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। अब देखो, तो साउंड वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी क्या हो, 20 हर्ट्ज से कम हो, इंफ्रासोनिक, जैसे कुत्ते होते हैं या फिर एलिफेंट्स होते हैं, राइनोसोर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड, और ये सुन भी सकते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इसलिए जब भूकंप आता है तो फिर उस समय में जो इंफ्रासोनिक साउंड होता है उसको कुत्ते वुत्ते सुन लेते हैं, तो भूकंप आता है तो सबसे पहले कुत्ते वुत्ते चिड़िया वगैरह एक जगह से दूसरी जगह भागने लगते हैं, तो इसलिए हम लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए उनको देख करके, ठीक है, क्योंकि हम वो साउंड नहीं सुन सकते। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी, इसको फिर से आप क्या कर लोगे, 20,000 कर लोगे, एक और जीरो डाल दोगे, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। जैसे एनिमल्स हो गए, डॉल्फिन्स, बैट्स, रैट्स, ठीक है, टॉर्टॉइज, प्रोपोइजेस नहीं, टॉर्टॉइज कर लोगे, ये सब क्या है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये बैट्स खास करके क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड के रिफ्लेक्शन का ही इस्तेमाल करके अपने प्रे को, अपने शिकार को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और ऑब्स्टेकल अगर बीच में कुछ है तो वो भी डिटेक्ट करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं, ठीक है। जो चमगादड़ होता है अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब पत्थर से टकरा करके जो आवाज आता है वो उसको पता चल जाता है, या फिर किसी दूसरे सरफेस से और किसी लिविंग बीइंग से टकरा करके आता है, ठीक है, इसके शिकार से टकरा करके आता है, वो पता चल जाता है। तो इससे ये इसको क्या पता चल जाता है, कितना दूरी पर इसका क्या है, शिकार है, विच मीन्स इसको डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला पता होता है। जैसे इसको पता चलता है कि जो इसका साउंड वेव है वो इतना डिस्टेंस, वो इतना टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसको पता है कि स्पीड ये होगा और डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, टाइम जितना लगा वो पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस निकाल करके तुरंत उसके ओर बढ़ जाता है और हमला कर देता है। तो सी मैथमेटिकली कितना स्ट्रांग होता है एक चमगादड़, कितना ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट करता है।
ओके अभी अल्ट्रासोनिक साउंड जो है, ठीक है, जिनका फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा बड़ा होता है, उनका प्रॉपर्टीज क्या होता है और उनका यूजेस क्या होता है, ठीक है, उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको साफ करने के लिए कंपोनेंट्स को क्लीन किया जाता है और रखा जाता है क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैसे किया जाता है, भेजा जाता है सॉल्यूशन के अंदर, एक क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसके अंदर उस कंपोनेंट को रखा जाता है, फिर उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा जाता है, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड को। ज्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण क्या हो जाता है, जो डर्ट पार्टिकल से गंदगी जो है वो कंपोनेंट से अलग हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड का बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज क्रैक्स जो होते हैं मेटल के अंदर, जो टूटना मेटल जो चालू हो जाता है, दरार आ जाता है, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजा जाता है मेटल ब्लॉक के अंदर, ठीक है, और अगर कोई क्रैक होता है ना तो वेव जो है रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाता है और पता चल जाता है कि कहाँ क्रैक है, क्योंकि जहां क्रैक होगा वहीं से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गया होगा, आगे नहीं बढ़ पाया होगा, ठीक है, क्योंकि क्रैक होने के कारण सरफेस ब्रेक कर गया होगा। अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स में भी, जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनका इमेज लेने के लिए ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, इसके लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग सोनियोग्राफी बोलते हैं, दैट इज अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का, इंटरनल पार्ट्स का इमेज लेना। अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ने के लिए, जो किडनी में मौजूद होते हैं स्टोन्स, तो उन किडनी स्टोन्स को तोड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। टूट करके फाइन ग्रेन्स में एकदम उसको क्या कर देता है, डस्ट बना देता है और फिर यूरिन के द्वारा वो निकल जाते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड का कितना सारा यूज हो गया। अब सोनार क्या होता है, पढ़े हुए हैं आप लोग। सोनार जो होता है बच्चे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करता है और डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड अंडर वाटर, जब पानी के नीचे का जो क्या है ऑब्जेक्ट है उसका किस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पर है, क्या डायरेक्शन है उसका और कितना स्पीड से वो बढ़ रहा है, ये सब डिटेक्ट करने के लिए अंडर वाटर ऑब्जेक्ट का हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार में एक ट्रांसमीटर लगा रहता है और एक डिटेक्टर लगा रहता है, ठीक है। ट्रांसमीटर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है और उसको भेजता है कहाँ पर, पानी के अंदर, और पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आता है, और डिटेक्टर जो होता है रिसीव करने वाला, उससे क्या हो जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड रिसीव कर लिया जाता है। डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट का, उसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वाटर में वो पता होना चाहिए, टाइम कितना लगा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, यानी साउंड जो वेव है वो निकला और वापस आया, इस दोनों में कितना समय लगा और स्पीड कितना होता है, ये निकल जाएगा। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस भी निकल जाएगा कि कितना दूरी पर हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है जमीन के पानी के नीचे वो मौजूद है। तो डिस्टेंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड और टाइम के सहायता से, ठीक है। नाउ अगर टाइम टेकन फॉर द ट्रांसमिशन रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड इज टी, अगर मान लेते हैं जाने आने में टाइम लगा है कितना, टी, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है कितना, 2d, ठीक है, क्योंकि गया भी होगा आया भी होगा तो टोटल डिस्टेंस तो 2d होगा, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तो सिंपल सा बात है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 2d, क्योंकि जाने में d आने में d, तो 2d बाय टाइम कितना t। तो अब बताओ d कितना हो जाएगा, v इंटू टी बाई 2, सिंपल सा बात है, d कितना हो जाएगा, v इंटू टी बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं और निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस पर जहाज से नीचे हम लोग का कोई दुश्मन ऑब्जेक्ट है, या फिर कितना नीचे समुद्र का तल है, ठीक है, हाँ, सी या ओशियन का सरफेस है, ये पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बच्चे बात आता है ह्यूमन ईयर का। ह्यूमन ईयर के बारे में जानना जरूरी है। देखो हम लोग का ह्यूमन ईयर जो होता है वो 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। पहला जो होता है वो होता है आउटर ईयर। आउटर ईयर को हम लोग पिना कहते हैं, जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, आसपास का जो आवाज है उसको रिसीव करता है, ठीक है। अब साउंड वेव को कलेक्ट करने के बाद द साउंड वेव्स पासेस थ्रू द ईयर कैनाल टू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। जो ईयर कैनाल होता है ये पिना है, ठीक है, इसके द्वारा साउंड वेव को रिसीव किया जाता है। इससे इसके बाद जो ईयर कैनाल है इससे होकर के कहाँ पहुंचता है साउंड वेव, ईयर ड्रम तक पहुंचता है, ठीक है। कहाँ तक, ईयर ड्रम, जो कि एक थिन मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, परत होता है ईयर कैनल के आखिरी सिरे में, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। अब इसके बाद क्या हो जाता है बच्चे, अब इसके बाद जो होता है वो समझो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ये क्या होता है, वाइब्रेट, साउंड वेव इससे टकराता है तो ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और इसके वाइब्रेट करने के कारण वाइब्रेशन जो है एम्पलीफाई हो जाता है, बढ़ जाता है, किसके द्वारा, 3 बोन्स जो होते हैं मिडिल ईयर में। जो मिडिल ईयर में हम लोग के 3 बोन हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप। जो हैमर, एनविल और स्टिरअप है, ये तीनों बोन क्या कर देते हैं, ये तीनों बोन इस साउंड वाइब्रेशन को
क्या कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मिडिल ईयर जो होता है उसके बाद ट्रांसमिट कर देता है साउंड वेव को इनर ईयर में। तो पहला पार्ट तो आउटर ईयर का काम हो गया पिना के द्वारा, मिडिल ईयर का काम हुआ हम लोग का ईयर कैनाल से पहुंच करके ईयर ड्रम में और हैमर, एनविल और स्टिरअप के द्वारा। अब इसके बाद एम्पलीफाइड जो वाइब्रेशन है, जो बढ़ा हुआ वाइब्रेशन है, उसको कहाँ भेजा जाता है, मिडिल ईयर के द्वारा ट्रांसमिट कर दिया जाता है इनर ईयर में, ठीक है। इनर ईयर जो होता है वो क्या करता है, साउंड वेव को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। जो इनर ईयर है हम लोग का वो क्या कर देता है, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद कॉक्लिया के द्वारा, ये जो हम लोग का कॉक्लिया है इस तरह से, ठीक है, कॉक्लिया के द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, ऑडिटरी नर्व्स, ये नर्व्स है हम लोग के, ये हम लोग के कौन से नर्व्स हैं बच्चे, ऑडिटरी नर्व्स। तो इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको भेज दिया जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है साउंड के रूप में, ब्रेन उसको समझता है साउंड के रूप में, और फिर उसके हिसाब से जो सोचना है जो या जो रिएक्ट करना है वो सब काम करता है। तो ये हम लोग का ह्यूमन के ईयर का फंक्शन था, ठीक है। ये हम लोग के ह्यूमन का ईयर का फंक्शन था कि ये किस तरह से काम करता है। ओके, तो दिस वाज योर टॉपिक।